अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम नीरज फतूल। होप सो कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। उससे पहले मैं आप लोगों को डीएनए की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगी कि डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ था और इसकी पूरी इंटरेस्टिंग जो आप कह लीजिए स्टेप बाय स्टेप जो इसकी हिस्ट्री थी, हम उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। हमने हमेशा डीएनए के हवाले से जिन दो साइंटिस्ट का नेम सुना है वो है वैटसन एंड क्रिक। यानी कि वैटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल सामने दिया था और उन्हीं ने डीएनए को डिस्कवर किया था कि किस तरीके से वो आ, कितने उसके अंदर डायमीटर है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स जो भी है उनका शेप वगैरह बताया था। तो ये हमारे पास वैटसन क्रिक है। ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये वैटसन है और ये क्रिक है। लेकिन डीएनए की डिस्कवरी में सिर्फ इन दोनों का ही हाथ नहीं था, बल्कि इनके अलावा भी दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया है। तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये हैं विल्किंस, जिन्होंने डीएनए पे सबसे पहले काम स्टार्ट किया था। इन्होंने एक्सरे फोटोग्राफ लिया था डीएनए का। उस ज़माने में जिस टाइम भी डीएनए पे विल्किंस ने वर्क किया था, उस टाइम प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए फेमस है, या फिर ये कह लें कि उस टाइम प्रोटीन पर ज़्यादा वर्क किया जाता था, रिसर्च वगैरह। तो विल्कन ने डीएनए पर काम शुरू किया। उन्होंने एक्सरे फोटोग्राफी की थी। तो ये आप कह लें किंग्स लैब में होते थे। तो उन्हें एक बिल्कुल लॉन्ग थिन डीएनए मॉलिक्यूल मिला था जो कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर था, बिल्कुल पतला दुबला सा, नहीं कह लीजिए लॉन्ग थिन। तो उस बेस पे उन्होंने अब एक कॉन्फ्रेंस की थी। तो तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी अपने कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पर वैटसन भी थे। तो वैटसन को इनकी ये कॉन्फ्रेंस में जो देखकर, सेमिनार देखकर इंटरेस्ट पैदा हुआ था डीएनए के अंदर। खैर, फिर अब विल्किंस को शौक हुआ कि क्यों ना मैं इसकी और क्लियर एक्सरे फोटोग्राफ लूँ डीएनए का। तो उस पर उन्होंने आगे बढ़कर न्यू एक्सरे ट्यूब्स मंगवाई थी ताकि वो डीएनए को और क्लोज करके और क्लियर देख सकें। इस तरीके से आप कह लीजिए डीएनए पर वर्क उनका कह लें इंटरेस्ट पैदा हुआ कि डीएनए में कुछ चीज़ ऐसी है जो फैसिनेटिंग है, कुछ बहुत मज़े की चीज़ है। खैर, इनके अंडर एक काम करते थे जो इनके कोवर्कर थे, पीएचडी स्टूडेंट, जो कि इनका नाम था रैंडल। तो वो उनके साथ वर्क कर रहे थे। ओके जी, ये रैंडल की कुछ ओल्ड पिक्चर है, ठीक है। उस टाइम तो खैर वो यंग होंगे। तो रैंडल अंडर विल्किंस वो प्रोटीन पे वर्क कर रहे थे। तो विल्किंस ने रैंडल को रीअसाइन किया था ऑन डीएनए की, क्योंकि वो चाह रहे थे कि डीएनए के अंदर हम और वर्कआउट करें। तो उन्होंने रैंडल को अपने साथ लिया था। लैंडन ने इसी दौरान में एक थी रोजलिन फ्रैंकलिन। वो उसने पेरिस में अपना वर्क कंप्लीट कर रही थी। उनको लेटर लिखा था और डीएनए के बारे में काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ें बताई थी, फैक्ट्स बताए थे, और उनसे कहा था कि आप यहाँ पर आएँ और हमारे साथ एक्सरे स्टडीज़ करें। फ्रैंकलिन जो थी वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की माहिर थी अपने दौर में। तो उनको कहा उन्होंने कि आप आइए और आप आकर हमारे साथ वर्क करें किंग्स लैब के अंदर। तो ये है रोजलिन फ्रैंकलिन। पिक्चर आपको गूगल से भी अच्छे से मिल सकती है। फ़िलहाल अब मेरे पास कुछ इस तरह की है, ठीक है। रोजलिन फ्रैंकलिन जो कि हैं, ये आई थी, फिर इन्होंने डीएनए पे वर्क करना शुरू करा। इन्होंने एक क्रिस्टलोग्राफी की पिक्चर ली थी, बहुत ही जो काफ़ी हद तक क्लियर थी। उसी टाइम पर जिस दौर में रोजलिन अपना वर्क कर रही थी, इसी टाइम पर वैटसन और क्रिक जो के थे वो दूसरी लैब में अपना डीएनए मॉडल पर वर्कआउट कर रहे थे। रोजलिन जो कि काफ़ी हद तक डीएनए मॉडल के करीब आ चुकी थी, इन्होंने ये पिक्चर कैप्चर की थी, क्रिस्टलोग्राफी के लिए थी, और इस पिक्चर को फोटो 51 भी कहते हैं। इस पिक्चर को नाम फोटो 51 इसलिए दिया गया था कि ये जो पिक्चर आपके सामने दिख रही है, ये डीएनए को कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा समझने में इसने हेल्प की थी। क्योंकि इस पिक्चर से पहले डीएनए को ये सपोज़ किया जाता था कि वो 3 स्ट्रैंड डीएनए है, 3 स्टैंडर्ड होता है, लेकिन फ्रैंकलिन ने इस बात को मुस्तरद कर दिया था कि वो 3 स्टैंड नहीं है। खैर, इस पिक्चर के आने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई थी कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। फिर कुछ इस तरह का हुआ था कि कुछ विल्किन में और रोजलिन में कुछ
अनबन होने की वजह से ये अनबन हो गई थी। और इसके अलावा जब फ्रैंकलिन जब वर्क कर रही थी, जो विल्किंस के जो अंडर काम कर रहे थे रैंडल, उन्होंने विल्किन ने रैंडल को फ्रैंकलिन के पास भेज दिया था उनकी हेल्प करने के लिए। फिर कुछ टाइम के लिए फ्रैंकलिन की जो पिक्चर थी वो रैंडल के पास है, तो रैंडल ने वो पिक्चर विल्किंस को दिखाई थी। फिर वैटसन जो के थे वो एक दफ़ा विल्किन से मिलने के लिए उनकी लैब में आए, तो विल्किन ने वो पिक्चर वैटसन को दिखा दी कि जो क्रिस्टलोग्राफी है, ये पिक्चर रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने ली है और विदाउट हर परमिशन, उनको बताए बगैर, उनको इन्फॉर्म किए बगैर उन्होंने ये पिक्चर वैटसन को दिखा दी। वैटसन ने पिक्चर देखते ही जो पॉइंट उनके जो माइंड में क्लिक हुआ वो यही हुआ, जिस पॉइंट पे सब अटके हुए थे कि डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड। उसके बाद उन्होंने पिक्चर देखकर अपनी लैब में गए और क्रिक की हेल्प से उन्होंने एक मॉडल बनाकर अपनी कह लीजिए प्रेजेंट कर दिया। तो जिसकी वजह से ये मॉडल आप कह लीजिए वैटसन क्रिक के नाम से फेमस है। लेकिन किसी ने इसके पीछे ये आप कह लीजिए जो दो बंदे हैं विल्किन और रोज़लिंड, उनकी एफर्ट्स को नहीं बताया कि हालांकि अगर देखा जाए कि अगर पिक्चर वैटसन नहीं देखते तो मे बी जो रोज़लिंड फ्रैंकलिन थी वो ही सबसे पहले मॉडल को बनाकर पेश कर सकती थी। बट खैर जो पहले देता है वही उसी का नाम आ जाता है। फिर उसके बाद जब उन्होंने मॉडल पेश किया तो उनको कुछ टाइम के बाद इस मॉडल को पेश करने पर नोबेल प्राइज़ भी मिला है और विल्किंस का भी नाम आता है नोबेल प्राइज़ के अंदर। लेकिन रोज़लिंड को कोई नहीं जानता। रोज़लिंड जो कि थी वो ओवेरियन कैंसर की वजह से मर गई थी नोबेल प्राइज़ से पहले ही। खैर ये कहानी थी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ द डीएनए में सिर्फ वैटसन क्रिक का नाम नहीं है, रोज़लिंड और विल्किन का नाम भी आता है। अब हम आ जाते हैं कि डीएनए जो कि प्रेजेंट किया गया था उसका इस केमिकल कंपोजिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो डीएनए के बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहले तो ये कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है। वो हमें नेक्स्ट आई से दिखता नहीं है, लेकिन वो इतना छोटा और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको हम समझने बैठे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। दूसरा कि वो प्रोटीन से भी मिलके बना होता है और उसमें जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस होते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे यूनिट से डीएनए मिलके बनता है। डीएनए जो है खाली एक थ्रेड नहीं है, इसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं और यूनिट एक थ्रेड की सूरत में होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। कहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो कि कह लीजिए ये बेसिक पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड ये बेसिक यूनिट है डीएनए का। और ये न्यूक्लियोटाइड 3 कंपाउंड से मिलके बना होता है। एक फर्स्ट होता है 5 कार्बन रिंग, कार्बन शुगर कह लीजिए, कार्बन रिंग कह लीजिए। सेकंड होता है 1 फॉस्फेट ग्रुप, और थर्ड होता है हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस। वैसे तो 5 टाइप की होती है नाइट्रोजन बेसिस, लेकिन डीएनए में 4 यूज़ होती हैं। नंबर 1 जो कि है वो है एडेनिन। नंबर 2 है हमारे पास ग्वानिन। नंबर 3 है थाइमीन। नंबर 4 है साइटोसिन और नंबर 5 है यूरेसिल। नाइट्रोजन बेस को हम उनकी रिंग्स की होते हैं, बेंजीन रिंग्स से की फॉर्म में बने हुए होते हैं। तो उसकी रिंग की कह लीजिए क्वांटिटी की बेस पर हमने उनको नाइट्रोजन बेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होते हैं पिरिमिडीन और एक होता है प्यूरिन। एडेनिन और ग्वानिन जो कि है हमारे पास वो डबल रिंग होते हैं, डबल रिंग की आप कह लीजिए कंपाउंड है, तो इनको हम कहते हैं पिरिमिडीन। और जो यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमीन होते हैं ये सिंगल आप कह लीजिए होते हैं, तो इसको इनका ये होता है सिंगल रिंग, तो ये होते हैं प्यूरिन। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, प्यूरिन जो कि है एडेनिन और ग्वानिन को डबल रिंग को कहते हैं
और जो pyrimidine होता है वो सिंगल रिंग थायमीन और साइटोसिन और यूरेसिल को बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्यूरीन है और ये हमारे पास pyrimidine है। ओके, अब हम जो कि है इनके स्ट्रक्चर और फार्मूला IUPAC फार्मूला देख लेते हैं इन पांचों के पांच नाइट्रोजन बेस का। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो प्यूरीन है वो डबल रिंग होती है और pyrimidine सिंगल रिंग। तो कुछ बेंजीन रिंग जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ 6 कार्बन की कह लीजिए रिंग होती है। तो ये हमारे पास आज गई है सिंगल रिंग है, तो ये हमारे पास pyrimidine है। और अगर डबल रिंग हो गई सब इस तरीके से, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्यूरीन। 6 कार्बन रिंग बेंजीन की तरह है, लेकिन आप लोगों को एक बात बताते चलें कि इसके कुछ पॉइंट्स पर यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर सिंगल रिंग की अगर हम बात करते हैं pyrimidine की, तो यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है। तो अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि ये 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन रिंग है, ठीक है, और जो के डबल रिंग जो कि प्यूरीन है वो हमारे पास यहाँ पर और इधर नाइट्रोजन है इसके, और बाकी जो है कि पॉइंट्स पर कार्बन है। तो अगर इसको हम देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन है और ये 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन रिंग है। तो ये नाइट्रोजन बेस की बेसिक रिंग हो गई है। अब जो एडेनिन ग्वानिन और बाकी जो थायमीन वगैरह ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होंगे। तो ये हम एक जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों के सामने एडेनिन ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि एडेनिन डबल रिंग है तो हम डबल रिंग बनाएंगे इसका। यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, देन कार्बन, इधर नाइट्रोजन। इन पॉइंट्स का जहाँ पे नाइट्रोजन लिखना है आप लोग ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोगों ने कार्बन लिख के अगर इस तरह ड्रॉ कर लिया, जैसे कि मैं अपने पेपर में करके आई थी, मैंने कुछ इस तरह से किया था कि मैंने यहाँ पे बॉन्ड बनाकर इधर इधर नाइट्रोजन लिख दिया था, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ इसी पॉइंट पर है कार्बन की जगह पर, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। अब एडेनिन का जो फार्मूला है वो है 6 अमाइनो प्यूरीन। अच्छा जी, एक होती है काउंटिंग, सिंगल रिंग की काउंटिंग और डबल रिंग की काउंटिंग अलग तरीके से होगी। इसमें जो काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 वो शुरू होगी इस वाले नाइट्रोजन से, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कह लीजिए पोजीशंस बताई जा रही हैं कंपाउंड्स की। अब अगर मैं सिंगल रिंग की बात करूं, जैसे कि मेरे पास मैं थायमीन ले लेती हूं, तो थायमीन को मैंने ड्रॉ किया, सिंगल रिंग है। तो इसमें जो काउंटिंग शुरू होगी हमारे पास वो शुरू होगी नीचे वाले नाइट्रोजन से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों की काउंटिंग या कह लीजिए पोजीशन जो है वो अलग अलग है। तो एडेनिन का फार्मूला था 6 अमाइनो प्यूरिन, तो हमने यहाँ पे 6 की पोजीशन पर 6 कार्बन पर अमाइनो ग्रुप लगा देंगे, NH2 लगा दिया, तो ये हमारे पास एडेनिन का स्ट्रक्चर बन गया। इसको मैं क्लियरली सफाई के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके जी, ये एडेनिन का क्लियर स्ट्रक्चर है जिसका फार्मूला होगा 6 अमाइनो प्यूरीन। ओके जी, इसके अलावा आपको मैं एक पॉइंट और बताते जाऊँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कुछ पोजीशंस पे डबल लाइन लगाई है। उसकी क्या वजह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। तो इस वजह से जहाँ जहाँ पर इसकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट नहीं होंगी वहाँ पर हम इसका डबल बाउंड लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है तो 1 1 2 ये रहा 3 4, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, ये 4। और इधर भी अगर हम देखें यहाँ पर भी कार्बन है तो 1 2 3 4, इधर का भी कार्बन का 1 2 3 4।
अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इधर कार्बन है तो 1 2 3 और इधर एक हमारे पास इसका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगर ये वाला जो बाउंड है अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी लगेगा नहीं है तुरंत। तो वैसे इसके पीछे एक वजह है, इसके पीछे वजह ये है कि अगर मैं इस वाले बाउंड को इधर लगा दूँ, क्योंकि कार्बन को तो 4 बैलेंस चाहिए कि वो बाउंड यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ा। वजह क्या है कि जो ये वाला नाइट्रोजन है पोजीशन नंबर 9 का, ये जाके बाउंड होता है कार्बन रिंग के साथ। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीटली जो आ जाता है, सपोजली अगर यहाँ पर अगर पोजीशन 9 के साथ अगर आ जाए ये बॉन्ड, तो फिर ये वाला नाइट्रोजन जो कि है वो कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इस वजह से ये वाला बॉन्ड पोजीशन नंबर 8 और 7 के बीच में रहता है, 8 9 के बीच में नहीं आता है। सही, ये हो गया एडेनिन। अब हम देख लेते हैं दूसरे कंपाउंड्स को भी, दूसरे नाइट्रोजन बेस को भी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कह रहा हूँ थायमीन की, ये सिंगल रिंग है। ओके जी, अब हम थायमीन की बात कर लेते हैं। थायमीन का फार्मूला होता है हमारे पास 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी प्रिमिडीन। ठीक है, तो जैसे कि पोजीशन नंबर हम काउंटिंग अगर करते हैं पोजीशन की, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो 5 मिथाइल है, पोजीशन नंबर 5 के कार्बन पे हमारे पास मिथाइल यानी कि CH3 आ गया। देन 2,4 डाइऑक्सी यानी पोजीशन नंबर 2 पर और 4 पर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड वाले कह लीजिए ऑक्सी ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास थायमीन का हो गया। अब हम ग्वानिन की बात कर लेते हैं। ग्वानिन का फार्मूला ये है, ग्वानिन, इसका फार्मूला हमारे पास है, ग्वानिन का फार्मूला है हमारे पास 2 अमाइनो 6 ऑक्सी, 6 ऑक्सी हमारे पास प्यूरिन। काउंटिंग अगर हम इसकी स्टार्ट करते हैं तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास जो है 2 अमाइनो, तो 2 के ऊपर हमारे पास अमाइनो ग्रुप आ जाएगा और 6 पे हमारे पास ऑक्सी ग्रुप आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे डबल बाउंड लगाना भूल गई हूँ, तो हम यहाँ पे डबल बाउंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे जो डबल बाउंड मैंने पहले लगाया था एडेनिन में वो यहाँ पर नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 इधर हमारे पास डबल बाउंड आ जाएगा। सही, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं साइटोसिन के ऊपर, जिसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है 4 अमाइनो 2 ऑक्सी प्रिमिडीन। तो 2 पोजीशन पे हम पहले काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो पोजीशन नंबर 2 पे हमारे पास ऑक्सी ग्रुप आ गया है और 4 के ऊपर हमारे पास अमाइनो। डबल बॉन्डिंग कर लेंगे, इधर 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप के एडिशन के बाद बाउंडिंग डबल बाउंडिंग में फ़र्क आएगा। अच्छा, एक लास्ट जो अमाइनो एसिड हमारे पास है वो है यूरासिल। यूरासिल हमारे पास डीएनए में नहीं आरएनए में होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2,4 डाइऑक्सी प्रिमिडीन, जिसका 2,4 डाइऑक्सी है पोजीशन नंबर 2 पर और 4 पर डाइऑक्सी आ जाएगा। देन डबल बॉन्डिंग लगा दीजिए, 1 2 3 4, इसमें बस एक जगह पर। सही है, तो ये हमारे पास कह लीजिए यूरासिल आ गया, साइटोसिन का स्ट्रक्चर आ गया, ग्वानिन का स्ट्रक्चर आ गया, ग्वानिन की 2 पर और 6 पर है पोजीशन। देन हमारे पास थाइमीन का स्ट्रक्चर आ गया कि 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी। देन एडेनिन का आ गया, एडेनिन पे खाली एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि अमाइनो है। ठीक है जी, अब हम अपने मूव करते हैं कार्बन रिंग की तरफ। ओके जी, जो कार्बन है वो 5 कार्बन रिंग होती है, कुछ इस तरह की बनती है। वो ड्रॉ करते हैं तो अगर हम पेंटा की सूरत में, ठीक है, और उस पेंटा के सेंटर में
ऑक्सीजन का ग्रुप ऑक्सीजन लगता है, ठीक है जी। तो कैसे किस तरीके से होगा, 1 2 3 4 और जो 5 कार्बन होता है वो इस पोजीशन पे आता है, एक बॉन्ड बनकर ऊपर की तरफ अटैच होता है। ये जो कार्बन होता है ये 5 पोजीशन के ऊपर ये फॉस्फेट के साथ अटैच होता है और पोजीशन नंबर 1 यानी कि इस पोजीशन पर जी। तो ठीक है, तो इस पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन बेस अटैच होगा और पोजीशन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो इसकी बाउंडिंग अटैचमेंट के बाद ही हमारे पास एक चेन बनेगी जिसको जो आगे चल के डीएनए का स्ट्रक्चर लेती है। अच्छा जी, कार्बन रिंग दो तरह के होते हैं, एक डीएनए में यूज़ होता है और एक आरएनए में। दोनों में किस चीज़ का फ़र्क होता है कि यहाँ पे हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, बस एक लिटिल बिट आप कह लीजिए डिफरेंस आएगा। वो किस तरह का इसकी पोजीशन नंबर 1 ये है, 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। पोजीशन नंबर 2 के ऊपर डीएनए में यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा और यहाँ पोजीशन नंबर 3 में OH ग्रुप लगा हुआ होगा, जबकि आरएनए के अंदर पोजीशन नंबर 2 और 3 दोनों में ही OH ग्रुप लगा हुआ होगा, जिसकी बेस पर इस OH ग्रुप की बेस पर इसको हम कहते हैं राइबोस शुगर। और यहाँ पर OH की एब्सेंट की वजह से इसे हम कहते हैं डीऑक्सी, डी मतलब एब्सेंट, ऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर ही है मगर डीऑक्सी राइबोस शुगर हो गया बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सी ग्रुप ऑन पोजीशन नंबर 2, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी डबल बॉन्डिंग की होता है क्योंकि कार्बन को 4 वैलेंसीज चाहिए होती हैं, तो वही 1 2 वैलेंसी डबल बॉन्डिंग का हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दोनों जो पोजीशन है बीच में 1 2 के बीच में और 3 4 के बीच में डबल बॉन्डिंग आ गई, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है जो कि है CH और इधर भी OH लगा हुआ होता है, CHOH। जब ये फॉस्फेट के साथ ये बाउंड बनाता है तो ये जो OH होता है ये यहाँ का OH और जो फॉस्फेट का एक H मिलकर यानी कि कार्बन का एक OH और ये कार्बन का है और फॉस्फेट का एक H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल को कह लीजिए आउट करते हैं जब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आके बाइंड होता है, सही है। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर इसको मैं कंबाइनली ड्रॉ करूँ यानी कि एक पूरे एक चेन बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह की शक्ल लेगा डीएनए की, जहाँ पे पोजीशन नंबर 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जाकर मैं यहाँ पे थायमीन को टच कर लेती हूँ। हमने कहा था कि थायमीन की तो पोजीशन नंबर 1 पर जो नाइट्रोजन होता है वो आके बाइंड होता है यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजन के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। यानी कि मैं ड्रॉ मैंने इस तरीके से कर लिया पोजीशन नंबर 1 पर। और जो बाउंड बनता है कार्बन 1 और नाइट्रोजन के बीच में वो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन था CH, यहाँ पर आकर ये फॉस्फेट ग्रुप आकर बाउंड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। यहाँ पर OH है और इधर H है। इसी तरीके से दूसरा जो इस तरह का न्यूक्लियोटाइड होगा वो आगे अटैच होगा, यानी कि फॉस्फेट आगे पीछे वाला कह लीजिए या आगे वाले का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे वाले के जो थर्ड पोजीशन पे OH है उसके साथ आके बाइंड होगा। तो ये कुछ इस तरह की शक्ल ले लेगा कि देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पर ये कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है और पोजीशन नंबर 2 के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो अगले आने वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ बाइंडिंग हो रहा है। तो इस तरीके, और यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 पर बेस है, बेस यहाँ पर ड्रॉ नहीं है बट बेस वैसे ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से ये पूरी चेन डीएनए की बनती चली जाती है। आई होप कि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर कंपोजिशन के साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी पसंद आई होगी। अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। I hope that you will like it. Thanks for watching.